सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वैष्णोजनों ने श्रद्धा भाव के साथ मनाया जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का 549वां प्राकट्य दिवस। गोपाल मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड के 107वीं बरसी पर याद किए गए शहीद उधम सिंह। पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बीएचयू में संविदा कर्मचारियों का धरना 5वें दिन भी रहा जारी। कांग्रेस ने भी दिया समर्थन। और दिन दहाड़े होटल में महिला को गोली मारने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। अवैध पिस्टल बरामद। और अब समाचार विस्तार से। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड की 107वीं बरसी पर गिरजाघर चौराहे पर शहीद उधम सिंह जी को याद करते हुए मृतात्मा को श्रद्धांजलि देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार कांड की 107वीं बरसी पर सोमवार की शाम वाराणसी के गिरजाघर चौराहे पर शहीद उधम सिंह जी को याद किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस लाइन मुख्यालय से पुलिस के जवान पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जलियांवाला बाग के नरसंहार में शहीद लोगों को परंपरा के साथ शस्त्र उल्टा करके गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए। उपस्थित लोगों ने बिगुल वादन के धुन पर उपस्थित जनसमुदाय ने नम आंखों से मस्तक झुकाकर श्रद्धांजलि दिया। शहीद उधम सिंह स्मारक स्मृति ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गिरजाघर चौराहा पर वेद, कुरान और बाइबल के साथ ही गुरुवाणी का पाठ किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह ने कहा कि उधम सिंह का नाम पूरी दुनिया के शहीदों में सर्वोच्च स्थान पर है। उन्होंने 7 समंदर पार जाकर जनरल डायर से जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था। उन्होंने कहा कि काशी में शहीद उधम सिंह के पहले दोस्त और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल मुकुंद सिंह थे। उन्होंने सरकार से मांग की कि गिरजाघर चौराहे का नाम शहीद उधम सिंह, रोपवे स्टेशन का नाम शहीद उधम सिंह रोपवे टर्मिनल व स्मारक स्थल पर शहीद संग्रहालय व शिलापट्ट तथा स्वतंत्रता सेनानी की आदमकद प्रतिमा बाल मुकुंद सिंह की उत्तर प्रदेश संस्कृति पर्यटन मंत्रालय शीघ्र लगाई जाए। इस अवसर पर काशीराज परिवार के दामाद डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दीपक सिंह, डॉक्टर सतदेव सिंह, पूर्व IASB के सिंह, RM सिंह, नरेंद्र सिंह, ऋषि नारायण सिंह, राम बाबू, फादर डेनिस, फादर आनंद, विजय नारायण सिंह, अजीत सिंह, साधु संत, महात्मा, गंगापुत्र, मल्लाह, सिख समाज, सिंधी समाज, मौलवी, कबीर पंथ, मजदूर नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय नारायण सिंह, धन्यवाद राम बाबू ने किया। आज यहाँ 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग गोलीकांड में जो 1300 लोग मरे थे, 1600 लोग घायल हुए थे, उसकी स्मृति हम लोग 1972 से मनाते चले आ रहे और 1980 से यहाँ पर 32 फायर की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस बैंड, PSC बैंड, सारा काम आज ये 47वां वर्ष है, चलते चला आ रहा है। तो क्या क्या हुआ था ये? आज यहाँ पर पुलिस बैंड आई, वेद पाठ हुआ, गुरु ग्रंथ साहब का गुरुबाणी की, सुखमणी साहब का पाठ और हजरत मोहम्मद साहब का भी पाठ हुआ और ईसा मसीह का भी पाठ हुआ। सभी हिंदू मुस्लिम सर्वधर्म का पाठ हुआ। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और उसके बाद पुलिस बैंड ने, PSC बैंड ने अपना मातमी धुन, राष्ट्रीय धुन पूरा शहीदों को प्रकट किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों द्वारा पिछले 5 दिनों से चल रहे धरने में सोमवार को कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन परिसर में संविदा कर्मचारियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। पिछले 5 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरनारत है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनमें निराशा और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। धरने के 5वें दिन आंदोलन को एक नई ऊर्जा तब मिली जब कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों का समर्थन किया। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं की गंभीरता से सुना। कर्मचारियों ने उन्हें अपनी मुख्य मांगों को अवगत कराया, जिसमें स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं। राघवेंद्र चौबे ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को संबंधित उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की अनदेखी उचित नहीं है और उनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी अपील किया कि वह जल्द से जल्द इस मामले में सकारात्मक पहल करें और कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर विचार करें। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि वे कई बार अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते। धरने के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए नारेबाजी भी की और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप दे सकते हैं।
इस स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय राजनीति और सामाजिक संगठनों का भी धीरे धीरे इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित हो रहा है। राघवेंद्र चौबे के समर्थन के बाद यह आंदोलन अब केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिससे प्रशासन के लिए भी इस मामले को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अंततः सभी की नजरें अब विश्वविद्यालय प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या कदम उठाता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों को जल्द स्वीकार किया जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं यदि स्थिति का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। इनके साथ खड़े हमारे भाई बंधु, और इनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है। सब अनुभवी लोग हैं पिछले 10-15 वर्षों से, और उससे ज्यादा भी समय से सब लोगों ने यहाँ बीएचयू की सेवा कर रहे हैं। लेकिन केवल इसलिए इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है कि इसका भार यहाँ के प्रशासन के ऊपर आएगा और प्रशासन अपना खेल नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको परेशान किया जा रहा है। अनुभवी लोग हैं, वरीयता देनी चाहिए, और हम सब की मांग है यहाँ के कुलपति जी से। और मैं अभी इसको तत्काल हमारे प्रेसिडेंट जी ने बात भी की आप लोगों से। एक पत्र प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र उनको जा रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और बीएचयू उनके अंतर्गत आता है, उनके वसडी से वार्ता करके मैं इनके मांग को उनके पास भिजवाने का हम लोग काम करें। कैंट थाना क्षेत्र के होटल वेस्ट इन में महिला को गोली मारने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी शुभम राय को गिरफ्तार किया। वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र स्थित नदेसर के होटल वेस्ट इन में महिला को गोली मारने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध 32 बोर पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीसीपी वरुणा जोन, एडीसीपी और एसीपी कैंट के पर्यवेक्षण में थाना कैंट पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शुभम राय पुत्र मनबोध सिंह निवासी चकलोला थाना कपसेठी वाराणसी के रूप में हुई है। आरोपी को 13 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे सैनिक अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया है। एसीपी अपूर्व पांडे ने बताया कि 11 अप्रैल 2026 को नदेसर स्थित होटल वेस्ट इन के कमरे नंबर 307 में एक युवक और युवती ठहरे हुए थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवक ने युवती को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी युवती को घायल अवस्था में छोड़कर निकल गया। बाद में युवती को इलाज के लिए सिंह हॉस्पिटल सिगरा में भर्ती कराया गया, जहां से पुलिस को सूचना मिली। 12 अप्रैल को पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच में आरोपी की पहचान शुभम राय के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और 32 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 109 बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई और मामले की गहन जांच जारी है। इसमें जब फर्दर जांच किया गया तो ये पता चला कि जो लड़की थी वो घायल हुई थी और उसको सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस गोली चलने की घटना में उस लड़की को चोट आई थी और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। ये दोनों लोग कौन थे? प्रेमी प्रेमिका थे? हाँ, प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि ये दोनों ही 11 तारीख को होटल में रुके हुए थे। संभवतः प्रेमी प्रेमिका थे, तो ये लोग वहाँ पर रुके हुए थे होटल में। घटना का कारण कुछ स्पष्ट होगा? इस पर जांच चलेगी। घटना का मूल कारण क्या रहा, क्यों विवाद हुआ दोनों में, और क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि फायर। होटल एचएम इंटरनेशनल नई सड़क में रविवार की देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। दरअसल थाना के नई सड़क स्थित होटल एचएम इंटरनेशनल में रविवार देर रात करीब 2:40 पे भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय कई लोग कमरों में सो रहे थे, लेकिन राहत और बचाव टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। आग के तेजी से फैलने पर कई लोग होटल के भीतर फंस गए और धुएं से दम घुटने जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन कर्मियों ने अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद होगी। हादसे में 4 लोग झुलस गए, जिसमें से 2 को मंडली अस्पताल और 2 को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायलों में रेवाड़ी निवासी प्रदीप कुमार, उनकी पत्नी मंजीत, बच्चे शिवाय और शानवी तथा मुंबई निवासी साहिल शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने होटल की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रशासन ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है, जबकि होटल प्रबंधन ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा का आश्वासन दिया है। लोगों को यहाँ सूचना मिली, यहाँ पर धुआं निकल रहा था,
लोगों ने लसा एसओ को और चौकी इंचार्ज को भी सूचना दिया था और यहाँ के इमाम भी बहुत साथ दिया। कंधे से कंधा लोगों ने मिला के, कितने लोग भी अंदर थे, सबको सही सलामत लोगों ने निकाल के सभी चौरा अस्पताल दिए। कोई इसमें कोई किसी के घबराने की बात नहीं थी और लोगों ने, पुलिस प्रशासन भी हम लोग कंधे से कंधा मिला के ऊपर तक साथ दिया और यहाँ के इमाम भी साथ दिया। इनको भी सही सलामत सबको निकाल दिया। उसका बैग है, इनको बैग भी, पासपोर्ट वगैरह सब इनके हवाले कर दिया गया है। कुछ नहीं। रात्रि 2 बजे के आसपास सूचना मिली कि थाना लक्सा में एक होटल स्थित है HM इंटरनेशनल, वहां पर आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आग बुझाने के प्रयास किए गए। आग कुछ ही देर में सकुशल बुझा भी ली गई। इस घटना में कुछ व्यक्तियों को जो है धुएं के कारण सफोकेशन टाइप का फील हो रहा था। उन सभी को फर्स्ट एड और प्रिकॉशनरी BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और 2 लोगों को कबीर चौरा ले जाया गया। सभी लोग अभी एक को छोड़कर बाकी सभी लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और जो एक व्यक्ति है जो कि पुणे का है, उसका भी इलाज चल रहा है, हालांकि वह भी खतरे के बाहर ही बताया जा रहा है। श्री वल्लभाचार्य जी के 549वें चतुर्थ दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन श्री महाप्रभु जी की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान वाराणसी के तत्वावधान में श्री वल्लभाचार्य जी के 549वें चतुर्थ दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन अपराह्न 4 बजे श्री महाप्रभु जी की शोभा यात्रा षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण से निकलकर श्री मुकुंद राय जी के फाटक से प्रारंभ होकर श्री गोपाल मंदिर लेन होते हुए सिद्ध माता के फाटक के सामने से सोरा कुआं, चौखंबा, जौहरी बाजार होकर वापस श्री गोपाल लाल जी के फाटक से मंदिर में प्रवेश किया। शोभा यात्रा में षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज, गोस्वामी प्रियंदु बाबा, रूपमंजरी राजा बेटी प्रवीण जी तथा श्रृंगार जी श्री महाप्रभु जी के सुखपाल के आगे चल रहे थे। सुखपाल के आगे कीर्तन मंडली बधाई कीर्तन गान करते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह वैष्णवों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्री अग्रवाल समाज, श्री पोरवाल समाज, दिशावाल समाज, मोड़ समाज और वल्लभ योग परिषद द्वारा लगाए गए स्वागत द्वार शोभा यात्रा की शोभा में अभिवृद्धि कर रहे थे। इस अवसर पर शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व काल भैरव वार्ड के सभासद संजय विश्वम्भरी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा का श्री गोपाल मंदिर में शुभागमन पर श्री दिनेश जी जोशी द्वारा पुण्यवाचन कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री ने श्री महाप्रभु जी का पंचोपचार पूजन किया। सभा के कार्यक्रम का शुभारंभ बधाई कीर्तन से हुआ। श्री शास्त्री जी ने वैदिक मंगलाचरण किया एवं गुर्जर छात्र सभा के बटुकों द्वारा पौराणिक मंगलाचरण किया गया। मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा मानोन्नत आचार्य का स्वागत माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व महाराज श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन चरित्र व पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के विषय में विशेष व्याख्यान प्रकट किया। इस अवसर पर वयोवृद्ध 2 पुरुष वल्लभदास विश्वम्भरी व विजयरतन दास सदानंद नित्यानंद वाले एवं 2 महिलाओं शीला देवी व रजना बहन का सम्मान किया गया। काशी राजघराना परिवार से महाराज राजकुमारियां, महाराज कुमारी विष्णुप्रिया जी, महाराज कुमारी हरप्रिया जी, महाराज कुमारी कृष्णा प्रिया जी एवं कुंवर ईशान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतुल शाह, प्रोफेसर माधव, जनार्दन रटाटे, लोकेश गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, आनंद कृष्ण अग्रवाल, मधुसूदन दास सोनावाला, दीपेश चौधरी, अजय कृष्ण अग्रवाल, सचिन पारिक, रमेश भाई दिल्लीवाला, जयकृष्ण दास, RMD गुप्ता, मनोज गुजराती, गणेश दास सोनावाला आदि उपस्थित रहे। आज हमारे वल्लभाचार्य जी का प्राकट दिवस है। प्राकट दिवस इसको हम वैष्णव जन, क्योंकि आप पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, आपने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों की रचना जो की, उसके लिए हमारे श्री वल्लभ आचार्य चरण हमको इसका ज्ञान देते हैं और आज इसी के उपलक्ष्य में आज वल्लभाचार्य का प्राकट दिवस हम मना रहे हैं। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण क्या है? सभी वैष्णव जन आज उत्सव का प्राकट दिवस का आनंद ले रहे हैं। हमारे सहयोगी लोग भी हैं। जगह जगह आरती होता है, जगह जगह स्वागत द्वार, अखबार समाज, पवार समाज, नागर समाज, मोड़ समाज, जितने सनातनी रहे पूरे वैष्णव सृष्टि सनातनी सब इनमें द्वार सजा के अपने प्रभु का आगमन एक वर्ष का करते हैं। वो आज का दिवस उनका पूर्ण हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित रूट्स पर बसें दौड़ती नजर आएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के अंतर्गत निजी ऑपरेटरों के माध्यम से बस संचालन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब चयनित रूट्स पर जल्द ही बसें दौड़ती नजर आएंगी। चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन निर्देशक परशुराम पांडे ने बताया कि पूरे क्षेत्र में कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो वाराणसी में सबसे अधिक 35 आवेदन आए हैं, जबकि सोनभद्र से 26, जौनपुर से 20, गाजीपुर और चंदौली से 5-5 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इन आवेदनों की समीक्षा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक की संयुक्त समिति द्वारा पूरी कर ली गई है। समीक्षा के बाद अब तक 77 रूट्स को मंजूरी दे दी गई है और चयनित आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत चलाई जाने वाली बसें खासतौर पर ग्रामीण इलाकों को ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करेंगी, जिससे ग्रामीण जनता को आवागमन में काफ़ी सहूलियत मिलेंगी। बसों की क्षमता 15 से 28 सीटों के बीच होगी और इनकी लंबाई लगभग 7 मीटर निर्धारित की गई है, ताकि ये बसें ग्रामीण सड़कों पर आसानी से संचालित हो सकें। इस महीने के अंत तक इन बसों का संचालन शुरू होने की पूरी संभावना है। योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ आवागमन भी पहले से अधिक सुगम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के नाम से स्कीम आई है, जिसके तहत हम लोग ग्रामीण अंचल के संचालन को बढ़ावा देने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए, जिसमें हमारे यहाँ बड़ा ही प्रदेश में उत्साहवर्धक परिणाम आया, जिसके तहत हम लोगों के यहाँ कुल 91 प्रार्थना पत्र क्षेत्र में आए, जिसमें जौनपुर 20, वाराणसी जनपद का 35, गाजीपुर जनपद 5, सोनभद्र से 26, चंदौली में 5 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। इस पर हमारे यहाँ जो समिति बनाई गई थी जिलाधिकारी महोदय की थी, सीडीओ महोदय, ARTO जनपद के और डिपो के ARM, तो इन लोगों द्वारा सभी बैठक की कर ली गई है, कल तक पूरी हो गई है। और इसके बाद 91 में अभी तक हमारे पास कुल 77 मार्ग जो है ये प्रशासन कमेटी द्वारा अप्रूव्ड हो गए हैं। इसके लिए हम लोग आवंटन पत्र भी जारी कर रहे हैं। कैंट थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 फुलवरिया सरैया में एक हाईटेंशन बिजली के तार के अचानक टूटकर जमीन पर गिरने से अफरा तफरी मच गई। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 फुलवरिया सरैया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस जर्जर हाईटेंशन तार को लेकर वे कई बार बिजली विभाग से शिकायत कर चुके थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि बिजली खंभों से आए दिन चिंगारियां और अजीब आवाज़ें आती थी, जिससे हमेशा खतरे का अंदेशा बना रहता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में करीब 10,000 की आबादी निवास करती है, जो इस लापरवाही की वजह से लगातार जोखिम में जी रही है। उनका कहना है कि अगर समय रहते तार को दुरुस्त या हटाया गया होता तो आज यह हादसा नहीं होता। घटना के बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। आज सुबह में ये अप्रिय घटना सुनने को मिली है, जो जर्जर तार रहा है हाई टेंशन का 11 kV का अचानक टूटकर गिर गया है, जिससे कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके लिए हम लोग खुद भी बहुत ही तकलीफ़ में है कि इस तरह की अप्रिय घटनाएं अक्सर आए दिन हम लोग को सुनने को मिलता है। पूर्व में भी इसके विषय में माननीय एक्सीएन साहब, SDO साहब के निगरानी में ये बातें रखी गई हैं। अभी माननीय अनिल राजभर जी के निर्देशानुसार सभी लोग को आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द इन तारों को अस्वस्थ करके इनको सही किया जाए। सब जगह पोल खंबे का कार्य चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश मिल चुका है कि जल्द से जल्द जो भी 11 kV या 33 kV की लाइनें पड़ी हुई हैं, इन्हें अंडरग्राउंड किया जाए। तो मैं अपने क्षेत्र में जो भी जर्जर तार फिलहाल के लिए हैं, इसे जल्द से जल्द बदलने हेतु अपने एक्सीएन और SDO जेई साहब से निवेदन करूंगा कि जो जर्जर हैं फिलहाल के लिए इन्हें तत्काल बदल दिया जाए और ये आश्वस्त कर दिया जाए कि हाँ, बहुत ही जल्द इसे अंडरग्राउंड भी करा दिया जाएगा। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु श्री द्वारा आयोजित प्राचीन संगीत बैठक परंपरा में एक और जहां उत्तर भारत की बंदिश और चैती का कार्यक्रम हुआ, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कलाकार शांतला सुब्रमण्यम का सुमधुर बांसुरी वादन हुआ। गुरु श्री द्वारा कबीर चौरा से श्री राधा कृष्ण प्रांगण में काशी की प्राचीन परंपरा संगीत बैठक का रविवार को आयोजन किया गया। अकस्मात स्वर साम्राज्ञी आशाताई के निधन की सूचना पर प्रांगण में उपस्थित कलाकारों एवं श्रोताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर महान गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी और मां राधा जी के समक्ष गुरु श्री में संगीत की शिक्षा ले रही रूपा शाहपुरी और श्वेता भट्ट ने राग दुर्गा में एक बंदिश जय 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 भवानी और राग मिश्र खमाज में एक चैती सेजिया से सैया प्रस्तुत किया। इनके साथ तबले पर दिनेश मिश्रा और हारमोनियम पर अमित मिश्रा ने कुशल संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में चेन्नई से पधारी दक्षिण भारत की प्रख्यात कलाकार शांतला सुब्रमण्यम ने राग भूप, राग पुरिया और राग भैरवी में अपने बांसुरी का अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इनके साथ तबले पर अमित मिश्रा ने संगत किया।
दक्षिण और उत्तर भारतीय संगीत का अद्भुत संगम इस कार्यक्रम में देखने को मिला। इस अवसर पर वरिष्ठ कलाकार पंडित कन्हैयालाल मिश्रा, तबला वादक पंडित शुभ महाराज, प्रीति देव, वाराणसी टूरिज्म गिल्ड्स के कोषाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव, आशुतोष अग्रवाल, सुमन मिश्रा, धुमावती देवी, कान्हा मिश्रा, जैनिल देव सहित तमाम संगीत प्रेमी और कबीर चौरा के कलाकार उपस्थित रहे। शिव महाराज समिति द्वारा दुर्गाकुंड स्थित संजय शिक्षा निकेतन में ऋतु रंग का आयोजन किया गया। ऋतुएं केवल मौसम का परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन के रंगों का उत्सव लेकर आती हैं। इन्हीं रंगों, भावनाओं और परंपराओं का जीवंत रूप ऋतु रंग में नजर आया। शिव महाराज समिति की ओर से दुर्गाकुंड स्थित संजय शिक्षा निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश दिखा। कार्यक्रम संयोजक दिलीप सिंह ने बताया कि इस अवसर पर नगर की विशिष्ट विभूतियों का सम्मान भी किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नमामि गंगे द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देते हुए सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में जहां पुण्य और भक्ति का माहौल रहा, वहीं नमामि गंगे ने इस अवसर को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के संदेश के रूप में विस्तारित करते हुए लोगों को सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं के बीच विशेष पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत कपड़े के झोले वितरित किए गए, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम वाराणसी के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के साथ स्वच्छता संदेश देकर कपड़े के झोले हाथों में लेकर जन जागरूकता पदयात्रा निकाली। स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ, पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया गया। राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ परिवेश में जीवन जीने से जहां स्वास्थ्य बेहतर होता है, वहीं गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। हमें कूड़ा कचरा सड़कों पर फेंकने के बजाय कूड़ेदानों का प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में विशेष रूप से सिंगल यूज पॉलिथीन के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए इसके बहिष्कार की अपील की गई। नमामि गंगे टीम द्वारा जीवनदायिनी नदियों को स्वच्छ रखने और उनके तटों पर स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया गया। इस आयोजन में श्रद्धालुओं की भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों ने विश्वनाथ धाम परिसर में स्वच्छता का संदेश दिया, जिससे स्वच्छ भारत मिशन की भावना को वैश्विक पहचान मिले। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और नमामि गंगे के स्वयंसेवक शामिल हुए। आप हमारे हाथों में कपड़े का झोला देख रहे हैं और यह कपड़े का झोला पर्यावरण का संरक्षक साबित हो रहा है। पॉलीथीन जिसने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमारी माँ गंगा सहित जो गंगा की सहायक नदियां हैं, जब पॉलीथीन उनमें जाता है तो पानी जहरीला हो जाता है। आइए हम संकल्प लें कि पॉलीथीन को अपने जीवन यापन से दूर करेंगे। जब भी घर का सामान लेने के लिए निकलेंगे घर से बाहर, तो हाथ में कपड़े का झोला होगा। यदि हम 50 ग्राम का 100 ग्राम का मोबाइल अपने जेब में रख सकते हैं, स्कूटर की डिग्गी में यदि हम झोला रख के निकले, साथ में पॉकेट में झोला रख कर निकले, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के सहयोगी बनेंगे। और आज देवादिदेव महादेव के इस अलौकिक दरबार से हमने माँ गंगा के सम्मुख पर्यावरण संरक्षण हेतु यह जो आवाज़ उठाई है कि पॉलीथीन को कहें ना, झोले को कहें हाँ। आइए काशी और गंगा के घाटों को पॉलीथीन मुक्त करने का संकल्प लें और हम पॉलीथीन जो पन्नी कही जाती है उसका इस्तेमाल न करें। नमः पार्वती पते भारतीय जन जागरण समिति द्वारा तुलसी उपवन महमूरगंज में गुलाब बाड़ी का आयोजन किया गया। सातवार नौ त्योहार वाले शहर बनारस में आज भी अपनी परंपराओं और मान्यताओं को जीवंत बनाए रखे हुए है। इसी परंपरा में से एक है रस रंग की महकती संगीतोत्सव गुलाब बाड़ी की। बनारस की होली की मस्ती की अंतिम कड़ी गुलाब बाड़ी में रंग अबीर गुलाल तो नहीं उड़ते, पर गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार, गुलाब जल की रिमझिम फुहार, चैती दादरा कजरी की मनमोहक बंदिशें,
तानपुरे से निकलती मधुर झनकार व गुलाब की सुगंध से सुवासित माहौल के बीच पारंपरिक बनारसी परिधानों में सजे धजे पुरुष सफ़ेद कुर्ता पैजामा, गुलाबी दुपट्टा व सिर पर दुपल्ली टोपी व महिलाएं गुलाबी साड़ी, गुलाबी दुपट्टा व सिर पर दुपल्ली टोपी पहने जब बनारसी ठाट के साथ खुले आकाश के तले एकत्रित हो माथे पर चंदन का त्रिपुंड तिलक, बनारसी ठंडई व बनारसी पान के साथ गीत संगीत का आनंद लेते हैं तो मानो ऐसा लगता है बसंत अपने सारे सौंदर्य के साथ गुलाब बाड़ी में उतर आया हो। बनारसी ठाट का यह आयोजन इस वर्ष भारतीय जनजागरण समिति द्वारा 12 अप्रैल रविवार को सायकाल 5:15 बजे बनारस शहर के महमूदगंज में स्थित तुलसी उपवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गिरिजा माधव, प्रोफेसर श्रद्धानंद, डॉक्टर कुमुद रंजन, डॉक्टर बेनी माधव एवं समिति के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलन व श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम के बटुकों द्वारा मंगलाचरण से हुआ। सुरमई संध्या का आगाज संतोष कुमार प्रीत के संयोजन में काव्यांजलि से हुआ, जिसमें काशी के सुप्रसिद्ध कवि आनंद कृष्ण मासूम, बुद्धदेव तिवारी, फुर्तीला बनारसी, रामजतन पाल सज्जन, पंकज श्रीवास्तव, देवेंद्र श्रीवास्तव व संतोष कुमार प्रीत आदि ने अपना काव्य पाठ किया। तदुपरांत प्रसिद्ध गायक बाबुल श्रीवास्तव के संयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अंतिम प्रस्तुति बनास घराने की उपशास्त्रीय संगीत की ख्याति लब्ध गायिका सुचरिता गुप्ता के सुरों से हुई। उन्होंने चैती, दादरा, कजरी सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर बेनी माधव व आभार समिति के महासचिव मधुकर चित्रांश एवं उपाध्यक्ष आनंद कंद चौबे ने संयुक्त रूप से व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वी.के. सिंह, डॉक्टर निरंजन श्रीवास्तव, सुमन जायसवाल, भाग्यश्री श्रीवास्तव, भाग्यश्री प्रसाद, उमेश चंद जैन, ब्रजेश पांडे, सरोजिनी महापात्र, रविंद्र श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव, डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, डॉक्टर कविंद्र श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जयंती सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई द्वारा देश भर में जयंती सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिन्हा कर रहे हैं। कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सेवा, शिक्षा और सामाजिक उत्थान से जुड़े कई पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संजय सिन्हा द्वारा महावड़ गांव में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र, बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष कक्षाएं तथा एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संजय सिन्हा ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से समाज के हर वर्ग को अधिकार दिलाने और शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य गाँवों और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। जयंती सप्ताह के तहत आगे भी कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जैसे बस्तियों में मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। इन बच्चों को रोक के खाना खिलाना या मिठाई या कल पर रखने के लिए एक मैं 50,000 रुपए का और माट साहब को दे के जा रहा हूं और महावड़ गांव से एक वादा कर रहा हूं कि आप 2, 4, 10 गांव को ये बोलिए कि मैं सरकारी सुविधा तो दिलाने की कोशिश करूंगा, इसके बाद भी अगर आपको मेरे व्यक्तिगत कोष की ऐसी कोई मदद की जरूरत रहेगी तो हम जरूर करेंगे। 14 अप्रैल को मैथिल समाज द्वारा मिथिला नववर्ष उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मिथिला नववर्ष प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को जुड़ शीतल के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा मिथिला नववर्ष पर विविध आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष भी रानी तारा भगवती योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय शिवपुर इंद्रपुर में 14 अप्रैल को शाम 4 बजे मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा मिथिला नववर्ष उत्सव मनाया जाएगा। अतिथियों द्वारा मिथिला मोद पत्रिका का लोकार्पण किया जाएगा। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर विजय कपूर द्वारा मैथिली और कवि कोकिल विद्यापति द्वारा रचित गीतों को सर्वरूपी रोया जाएगा। वृष्टि और सृष्टि के संयोजन में मिथिला के लोकनृत्य झिझिया, डोमचक, समाज कैबा और लोक महापर्व डाला छठ पर कलाकारों द्वारा मनोहारी प्रस्तुति की जाएगी। यह जानकारी काल भैरव विशेषज्ञ स्थित संस्था के केंद्रीय कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता गौतम कुमार झा, संस्था के प्रदेश अध्यक्ष निरसन कुमार झा, एडवोकेट डॉक्टर कमलेश झा, सुधीर चौधरी ने मीडिया से साझा किया। मैथिल समाज द्वारा जो प्रत्येक वर्ष हम मिथिला नववर्ष का आयोजन करते हैं, यह 14 अप्रैल को पड़ रहा है, दिन मंगलवार को। इस वर्ष मिथिला लोक संस्कृति की प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी, जो कि डॉक्टर विजय कपूर जी जो हमारे संस्था के अभिन्न अंग हैं, कार्यक्रम मिथिला के लोक गीत को अपनी स्वर देंगे। साथ ही साथ वृष्टि चक्रवर्ती और सृष्टि मिथिला के जो हमारे लोक नृत्य हैं, जैसे समा चकेवा, झिझिया, जट चटिन, डाला छठ पर मनोहारी प्रस्तुति देंगी। और साथ ही साथ जो हमारा मिथिला का प्रथम पत्रिका है मिथिला मोद, उसका लोकार्पण भी आगत अतिथियों द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
के साथ।